हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं पतझड़ के टूटी पत्तियों चैप्टर से आप लोगों के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन आंसर्स। उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बता दूंगी, उसे मार्क कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिएगा और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगी जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। तो हम लोग बिना रुके हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है, गिन्नी सोने में तांबे की मिलावट होती है। गिन्नी सोना सोने से अधिक मजबूत और चमकदार होता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक किसे कहते हैं। तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उसे कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये कई बार आदर्शों से पूरी तरह हट जाते हैं और केवल अपने हानि लाभ के बारे में सोचते हैं। ऐसे में समाज का स्तर क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श है अपने सत्य, मूल्य और सिद्धांत पर अडिग रहना, व्यवहारवाद के नाम पर कोई समझौता न करना। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। तो लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात इसलिए कही है क्योंकि वे बहुत गति से प्रगति करते हैं। वे एक ही दिन में महीने का काम निपटा लेते हैं, 1 महीने का काम वो 1 दिन में निपटा लेते हैं। इस कारण से वे तनावग्रस्त रहते हैं। नेक्स्ट है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहा जाता है। तो ये आंसर होगा जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं या झेन परंपरा की देन है। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है। तो जहाँ पर जापान में चाय पिलाई जाती है वहाँ वह स्थान पर्णकुटी जैसा सुसज्जित होता है। ठीक है, पत्तों से सजाया जाता है और प्राकृतिक ढंग से सजे इस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग ही बैठकर चाय पी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट है, अब आप लोग देखिए 25 से 30 शब्दों में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो वाले आंसर्स। तो शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है। तो शुद्ध आदर्श में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता, वो पूरी तरह से क्या होता है, शुद्ध होता है, इसलिए उसको सोना कहते हैं। और व्यवहारिकता के नाम से अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी मिलावट होती है, आदर्शों से थोड़ा सा समझौता होता है, उसमें क्या होता है, खोट होता है, अतः वह तांबा कहलाया जाता है। सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, और तांबा क्या है, उसमें मिलावट करके बनाया जाता है। अब देखो, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की हैं। ये सीबीएसई 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो चाजीन ने अतिथियों का स्वागत, जो अंगीठी सुलगाना, मतलब जो आग लगाते हैं ना, कैंप फायर जिसे बोलते हैं, वो सुलगाना, उस पर चायदानी रखना, चाय के बर्तन लगाना, उन्हें तौलिए से साफ करना आदि क्रियाएं बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से की हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। ये क्वेश्चन भी अभी तक के मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चन बताए वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों का प्रवेश दिया जाता है क्योंकि इस सेरेमनी में शांति का बहुत महत्व होता है, इसलिए अधिक लोगों को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया अथवा टी सेरेमनी में जाकर लेखक को कैसा अनुभव होता है। ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। तो
तो चाय पीने के बाद लेखक ने अनुभव किया कि मानो उनके दिमाग की गति क्या हो गई, स्लो हो गई है, मंद हो गई है। धीरे धीरे वह दिमाग चलना बंद हो गया। तब उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। वर्तमान काल अनंत काल जैसा लंबा प्रतीत होने लगा। अब देखिए, गांधी जी ने के नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, मतलब लीडरशिप उसमें उनमें बहुत ज्यादा था। लोग उन्हें फॉलो करते थे। आप उदाहरण देकर इस बात को क्या करिए, पुष्टि दीजिए, इस बात का प्रूफ दीजिए। तो गांधी जी के ये बिल्कुल सही है कि ये बात कि उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने कभी आदर्शों को व्यवहार में लाने के नाम पर गिराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया, मानव व्यवहार को आदर्श बनाने की कोशिश की। और उन्होंने ना तो स्वयं कभी कोई स्वार्थ सिद्ध किया, अपना कोई पर्सनल स्वार्थ पूरा नहीं किया, ना तो दूसरों को इसके लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी नहीं। वे स्वयं सत्य और अहिंसा के पथ पर चले और इसलिए जितने लोग उनके संपर्क में आए, उन अन्य लोग भी उसी सत्य और अहिंसा के पथ पर चले। और यही कारण था कि उनका जो विलक्षण आदर्शवाद था, सबसे हटकर आदर्शवाद था उनका, उसके ऊपर संपूर्ण देशवासियों ने उनको उनके पीछे पीछे चलने पर मजबूर किया, या चलने पर उन्हें मोटिवेट किया। मोटिवेट ज्यादा अच्छा वर्ड है। अब देखिए, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, ये आपके लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये देखिए, मेरे विचार से सत्य, अहिंसा, ये भी देखो, इन मूल्यों को प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेरे विचार से सत्य, अहिंसा, समता, विश्व बंधुता आदि मूल्य क्या है, शाश्वत है। वर्तमान समय में सत्य की बजाय हम क्या बोलते हैं, असत्य का बोलबाला है। यहाँ पर आज जो सत्य बोलता है, सीधे सीधे रास्ते चलता है, लोगों की मदद करता है, उसे आज के जमाने में क्या समझा जाता है, बेवकूफ समझा जाता है। उससे काम निकलवाया जाता है अपने। ठीक है, तो अहिंसा की जगह हिंसा का आज के डेट में दबदबा है। समता की जगह भेदभाव को तो तूल दी जा रही है, तुम ये हो तो हम ये हैं। आरक्षण और जातिवाद की भावनाएं क्या हो गई हैं, प्रबल है, मतलब बहुत अच्छी पकड़ हो गई है इस बात की। अतः आज सत्य, अहिंसा, समता, विश्व बंधुता की अधिक आवश्यकता है, ताकि हम एक समरस और स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब देखिए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए, एक ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो, या तो हानि हुआ हो या लाभ हुआ हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखेंगे। अगर एग्जाम में आया तो, अगर एग्जाम में आता है तब ये 5 मार्क्स का आएगा। वैसे मुझे ये डाउट लगता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग अपना एक पैटर्न आंसर का तैयार रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर आप लिख दोगे। तो मेरे जीवन का आदर्श है कि मैं कभी रिश्वत मुझसे नहीं दिया करता, और इससे मैं पाप समझती हूँ। सरकारी कर्मचारी को रिश्वत नहीं दी, अगर सरकारी कर्मचारी को रिश्वत नहीं दी जिसके हाथ में मुझे प्रमाण पत्र देना था, परिणाम यह हुआ कि प्रमाण में मैं नौकरी के लिए आवेदन न कर सकी। मेरी सब सहेलियां 200 रुपए देकर, रिश्वत देकर नौकरी पर लग गई। मेरा नंबर 1 साल बाद आया। नौकरी लगने के बाद दिल्ली प्रशासन का क्लर्क नौकरी पक्की करने के लिए खुलेआम रिश्वत मांग रहा था। ठीक है, रिश्वत मांग रहा था, व्यवहार कुशल नहीं बन पाई, इसलिए 23 साल की नौकरी करने के बाद भी मुझे अब तक नौकरी पक्की नहीं मिल सकी। ठीक है, तो लड़कियां इस तरह से लिख सकती हैं और लड़के भी इसको अपनी भाषा में चेंज कर सकते हैं। अब शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पटु देने से लाभ हुआ हो। ठीक है,
तो अब देखो, मेरा आदर्श है कि मैं कभी बच्चों को नकल नहीं करने देती, परंतु बच्चों को नकल करने की बड़ी और बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता, प्रियजन और मेरे साथी भी नकल कराने की सिफारिश करते हैं। तब मैं एक काम करती, या तो कुशलता पूर्वक अपनी ड्यूटी नहीं लगवाती, ड्यूटी लग जाए तो मैं बच्चों के केस नहीं बनाती, परंतु नकल के लिए गई पर्चियां फाड़ कर फेंक देती हूँ। इससे नकल रोकने की बात भी रह जाती है और बच्चों का साल भी खराब नहीं होता है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस 2 क्वेश्चन कराए, उसे पढ़ लेना, समझ लेना, लेकिन आई डाउट कि वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे से सोना, गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संबंध में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, 2012 में पूछा गया है। शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा क्या है, व्यवहारिकता का प्रतीक है। अब गांधी जी व्यवहारिकता को ऊंचा स्तर देकर आदर्शों के स्तर तक लेकर जाते थे, अर्थात तांबे में सोना मिलाते थे। वे नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करते थे, ना कि ऊपर से नीचे गिरने का प्रयास करते थे। इसलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा। वास्तव में व्यवहारिकता से परिचित थे, लोगों की भावनाओं को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने विलक्षण आदर्श चला सके और पूरे देश को अपने पीछे चलाने में कामयाब रहे। ठीक है। अब देखो, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। अब यहाँ पर देखिए, इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारवादिता, इनमें से जीवन में किसका महत्व है। तो जब यहाँ पर दोनों बातें आ गई और दोनों में कौन इम्पोर्टेंट है, ऐसा आ गया, तब आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। जीवन में महत्व है आदर्शवाद का। और देखो, वैसा देखा जाए तो आदर्शवाद भी इम्पोर्टेंट है, व्यवहार भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर इंसान को चाहिए कि वह अपने आदर्शों से डिगे बिना व्यवहार को मधुर बनाने की चेष्टा करे। आवश्यकता पड़ने पर वह व्यवहार को लचीला बना दे, जहां उसे झुकना है वहां पर झुक जाए, किंतु कभी भी किसी भी सूरत में अपने आदर्शों को ना छोड़े। ठीक है। अब देखो, लेखक के मित्र के मानसिक रोग के क्या क्या लक्षण कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। तो ये 2014 में पूछा गया। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के निम्नलिखित कारण बताया। जापान में लोग प्रगति में अमेरिका से हौड़ करते हैं, मतलब उनके साथ कंपटीशन करते हैं। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। वे पहले से तेज चलने वाले दिमाग को और अधिक गति देना चाहते हैं। मैं इन सब कारणों से सहमत हूँ। अत्यधिक हाय तौबा से मनुष्य का मानसिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ सकता है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय यह है कि लेखक के अनुसार सत्य क्या है, केवल वर्तमान है, और वर्तमान में हमें जीना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जीवन में हम तरक्की करेंगे और भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते हैं तो भविष्य की योजनाएं भी बनाते रहेंगे। या क्या करना है ये हमें तय करना है, या तो भूतकाल का जो पास्ट जो हमारा बीत चुका है उसको सोच के पछताना है, या फिर भविष्य में हमारे फ्यूचर के लिए हमें नई नई प्रोग्राम बनाने हैं, योजना बनाने हैं। तो दोनों बेमानी या निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है। तो हम भूतकाल में शिक्षा लेकर और भविष्य की योजना को वर्तमान में ही परिश्रम करके क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। भगवान कृष्ण ने गीता में ही वर्तमान में जीने का संदेश दिया है, ताकि मनुष्य तनाव रहित मुक्त रहकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन अपने परिवार के संग व्यतीत कर सके। अब देखो, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो आदर्शवादी लोगों को ही दिया हुआ है। इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। तो समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वास्तव में ये समाज के लिए क्या है, आदर्शवादी धरोहर है।
जैसे गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश, राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और भगत सिंह की शहादत आदि अनेक हमारे क्या है, प्रेरणा के स्रोत है। हमें इन लोगों से कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, बहुत अच्छे लीडर्स थे जो कि समाज में एक प्रेरणा लेकर आया, प्रेरणा का स्रोत दिया, आदर्श एक मॉरल वैल्यूज को कैसे होनी चाहिए इंसान में, उन्हें एक्स्टैब्लिश किया, उन्हें स्थापित किया। तो वो क्या है, एक तरह का स्रोत है कि हाँ, हमें वैसा बनना चाहिए। हम इनके दिखाए रास्ते पर अगर चलते हैं और इनके गुणों को हमें क्या करना चाहिए, अपने आचरण में लाना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक से के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ क्या हो जाती है, आगे चलने लगती है। तो जब आदर्श और व्यवहार में लोग व्यवहारिकता को प्रमुखता देने लगते हैं और आदर्शों को भूल जाते हैं, तब क्या होता है, व्यवहारिकता, बिजनेस उनके आदर्शों पे, मॉरल वैल्यूज पर क्या होता है, हावी हो जाता है और लोगों के जीवन में स्वार्थ और हानि लाभ की भावना आने लगती है कि अगर मैं उससे बात करता हूँ तो वो बात करना मेरे जीवन के लिए कितना प्रॉफिट में रहेगा, कितना लॉस में रहेगा। अब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें आदर्श और व्यवहार का बराबर से हमें संतुलन होना चाहिए, संतुलन इसमें होता है। लेकिन यदि आज के समाज में को ध्यान में अगर हम रख के देखें तो लोगों ने किसको इम्पोर्टेंस दिया है, व्यवहारिकता को दिया है। अब कि उसकी आदर्शवादी विचारधारा अदृश्य होकर केवल व्यवहारिकता के रूप में दिखाई देने लगती है। अब आदर्श व्यवहार के उस स्तर पर जाकर अपनी गुणवत्ता को खो देता है तो उसके पास बचा क्या, और धीरे धीरे अपने आदर्श मूल व्यवहार को भी वो क्या होता है, अपने हाथों समाप्त कर देता है। हमारे जीका की रफ्तार क्या है, बढ़ गई है, जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पड़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाने लगते हैं। तो जापान के लोगों के जीवन की गति क्या है, बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए वहां के लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। और कोई बोलता नहीं है, लेकिन जापानी लोग क्या करते हैं, बकते हैं, अपने आप से बातें करते हैं जब वो अकेले होते हैं। तो स्वयं से ही बड़बड़ाने लगते हैं, तो अर्थात स्वयं से ही बातें करने लगते हैं। अब देखो, अभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। लेखक जब अपने मित्रों के साथ जापान की टी सेरेमनी में गया तो चाजिन ने झुककर उनका क्या किया, स्वागत किया। लेखकों को वहां का वातावरण बहुत शांतिमय प्रतीत हुआ। लेखक देखते हैं कि वहां की सभी क्रियाएं अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से की गई हैं और चाजिन द्वारा जो लेखक और उनके मित्र का स्वागत किया गया, फिर वो कैंपफायर चलाया गया, चायदानी रखी गई, केटल रखा गया, बर्तन लगाया गया, तौलिए से पोछा गया, चाय डाला गया। ये सब क्या है, मन को क्या कर रही थी, सुकून दे रही थी। यह देखकर लेखक क्या हो गए, भाव विभोर हो गए, बहुत खुश हो गए। वहां की गरिमा देखकर लगता था कि जय जयवंती राग का सुर गूंज रहा हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिए इन क्वेश्चंस के बाहर नहीं आएगा। हो सकता है क्वेश्चन का प्रारूप अलग हो, लेकिन आंसर आपका यही रहेगा। एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आंसर लिख लीजिएगा और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन जब भी आए आप सभी को पता चले। तो सी यू ऑल। अगले क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक और चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द। टेक केयर, सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।